हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल BMH अकाउंट क्लासेस में। आज हम अपने अकाउंट के थर्ड चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक हमने अपने दो चैप्टर अकाउंटिंग थ्योरी और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में रीड किया। अब तक हमें यह पता चल सका है कि अकाउंटिंग क्या है, इसकी बेसिक टर्म्स क्या हैं, इसकी शब्दावली क्या है। आज हम इसके जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसे हम रोड पे चलते हैं तो हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होता है। यदि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसे स्कूल्स के रूल एंड रेगुलेशन मानने होते हैं। अगर जो कोई बच्चा हॉस्टल में रहता है तो उसे हॉस्टल के रूल एंड रेगुलेशन पालन करने होते हैं। इसी प्रकार हर जगह, हर स्थान के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। इसी प्रकार हमारे अकाउंटिंग में भी ये रूल, ये सिद्धांत हैं जिनके अकॉर्डिंग ही हमें अकाउंटिंग करनी है। टाइप ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, आज इस बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग सिद्धांत वो सिद्धांत होते हैं जिनके ऊपर सभी लेखापालों को, सभी अकाउंटिंग करने वालों को वो सिद्धांत, वो नियम पालन लागू करने होते हैं। अगर जो सभी अपने अकॉर्डिंग लेखांकन करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तो उनकी ना तो तुलना की जा सकती है, न ही उन्हें कानून के हिसाब से, GST के अकॉर्डिंग, आयकर के हिसाब से पेश किए जा सकते हैं। इसके लिए सभी लेखापालों के अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटिंग के कुछ सिद्धांत हैं जिनके हिसाब से अकाउंटिंग की जाती है। ये जो अकाउंटिंग के सिद्धांत सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, इनको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य होते हैं, जो सभी लेखापालों के द्वारा यूज किए जाते हैं। इस सिद्धांतों का विकास लंबे समय तक इनका प्रयोग करने के बाद अनुभव के आधार पर, तर्क बुद्धि के आधार पर, जो हमारी संस्थाएं हैं उनके आधार पर, जो हमारे सरकारी कानून हैं उनके आधार पर इन नियमों को बनाया गया है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंटिंग में ये प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। अगर ये प्रिंसिपल्स हम यूज़ नहीं करेंगे तो हम आपस में तुलना नहीं कर सकते, निर्णय नहीं निकाल सकते, हमारी सही लाभ की जो स्थिति है वो ज्ञात नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अपने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। अब है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की टाइप्स क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इसके अंदर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स वे अवधारणाएं होती हैं जिसके अंदर ऐसे निर्देश दिए जाते हैं जो कि सभी लेखापालों के द्वारा उन नियमों को मानना होता है। ऐसी अवधारणाएं होती हैं जो सभी लेखापाल उन अवधारणाओं को मानते हैं। अब इसके बाद इस अकाउंटिंग कंसेप्ट की टाइप्स हैं कि भाई ये सिद्धांत, ये अवधारणाएं कितने प्रकार की होती है। तो इसकी सबसे फर्स्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, यानी कि चालू स्थिति की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय निरंतर चलता रहेगा, व्यवसाय दीर्घकालीन के लिए स्थापित किया है। जैसे मान लो कोई दुकानदार है, दुकान करता है आज, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई ये सोच के करता है कि मेरी दुकान 6 महीने या 12 महीने के बाद बंद हो जाएगी। सभी यह विचार के करते हैं कि हमें यह व्यवसाय अपने अगली पीढ़ियों तक भी चलाना होता है। उसी प्रकार हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवसाय में भी यह अवधारणा है, यह कंसेप्ट है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलेगा। इसी के आधार पे हमें लॉन्ग टर्म लोन्स लिए जाते हैं। क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, इसी के आधार पर हमें यह शेयर
होल्डर होते हैं वो हमारी कंपनी के शेयर लेते हैं। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, मोटे शब्दों में या अन्य शब्दों में ये कहा जा सकता है कि व्यवसाय लंबे समय तक चलता रहेगा। ये अब इसके बाद दूसरा है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट्स, यानी एक रूपता की अवधारणा। एक रूपता से आशय ऐसा है कि व्यवसाय में यूज होने वाली सभी पद्धतियाँ एक जैसी होनी चाहिए। अर्थात मान लो आज बिजनेस के अंदर एक प्रकार की पॉलिसी यूज़ की जाती है, अगले वर्ष उस पॉलिसी को चेंज करके दूसरी पॉलिसी ले ली जाती है, अब तीसरे वर्ष फिर कोई अलग पॉलिसी ले ली जाती है। तो मान लो अगर जो मैनेजमेंट है उसको यह देखना हो कि पिछले साल हमारे कितने लाभ हुए, अब की साल हमारे कितने लाभ हुए, 2 सालों की अगर हम तुलना करेंगे तो वो तुलना नहीं हो पाएगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमें यह पता चलता है कि व्यवसाय में सभी एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग ही अपने खाते बनाएंगे। अगर जो हमारी पॉलिसी अलग अलग होगी तो हमें खातों में न तो विश्वसनीयता रहेगी और न ही उनकी हम तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अवधारणा है कि संपत्ति के ऊपर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसकी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स करते हैं, उसकी भी अलग अलग पॉलिसीज़ हैं। तो हमें हर साल एक पॉलिसी ही अपनाते हुए अपने बिजनेस में अकाउंटिंग करनी है। हमारा थर्ड पॉइंट है एक्यूरल कंसेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय में लेखांकन किया जाता है। उपार्जन की अवधारणा एक्यूरल बेसिस के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग करते हैं, न कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत आगम तथा व्यय या रिवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों के ऊपर लागू होता है। जैसे कि मान लो हमने कोई सेल्स 1 मार्च 2015 को किया और उसकी नगद प्राप्ति हमें 10 अप्रैल 2015 को प्राप्त होती है। तो यह हमारी उपार्जन हमने इसका 1 मार्च 2015 को कर लिया है। अर्थात जब हम माल तथा सेवाओं को प्रदान करते हैं उसी समय यह मान लिया जाता है कि यह हमारी व्यावसायिक लेन देन हो गया है, यह हमारा उपार्जन हो गया है, न कि उसकी नगद प्राप्ति कब होती है उसको देखकर नहीं किया जाता। और व्यय जो एक्सपेंसेस हमने आगम प्राप्ति के रिवेन्यू प्राप्ति के लिए करते हैं, जैसे हमने सेल्स की है, सेल्स करने के लिए हमने मान लो कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस किया है, मान लो कोई और खर्चा किया है, तो वो सभी खर्चे उस दौरान के खर्चे हम मानते हैं, चाहे उनका भुगतान इस साल में किया जाता है या अप्रैल 2015 में किया जाता है। जैसे एक बार फिर से आपको समझाता हूँ डिटेल में। क्या होता है कि मान लो हमने सेल्स की है 1 मार्च 2015 को और उसकी राशि हमें प्राप्त होती है 10 अप्रैल 2015 को। तो हम अपने जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले खातों में यह सेल्स की राशि दिखाएंगे कि हमने यह सेल्स की है, और इससे संबंधित जो भी खर्चे हमने किए हैं वो 31 मार्च तक के लेखों में हम दिखाएंगे, चाहे उनका भुगतान हमें अप्रैल 2015 में ही किया हो। ठीक है, इसका अब आपको पता चल गया है कि उपार्जन की अवधारणा क्या है, यह कैश बेसिस के ऊपर नहीं होता। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। देखो ये जो 3 पॉइंट हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्यूरल कंसेप्ट, ये हमारी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा भी मान्य है। हमारी जो संस्था है, इंस्टीट्यूट है ये इंडियन, ये 3 अवधारणाओं को मानता है। इसके बाद हमारा चौथी अवधारणा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, यानी कि व्यवसाय के अस्तित्व की धारणा। इस धारणा के अनुसार देखो क्या होता है, व्यवसाय का जो स्वामी होता है, व्यवसाय का मालिक होता है, व्यवसाय में पूंजी लगाता है, उसमें लेन देन करता है, सारी जोखिम वहन करता है, लाभ हानि
देखता है, लाभ हानि कमाता है, खाते बनाता है। लेकिन इस कंसेप्ट के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय का जो स्वामी है और व्यवसाय, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे कि व्यवसाय के मालिक ने व्यवसाय में पूंजी लगाई है, तो व्यवसाय ये मानता है कि उसने जैसे बाह्य पक्षकारों से लोन ले रखा है, उसी प्रकार स्वामी से भी पूंजी ले रखी है। व्यवसाय में केवल व्यवसाय के सभी लेन देनों का लेखा होता है, न कि व्यवसाय के स्वामी निजी जो लेन देन करता है उसका लेखा होता है। व्यवसाय में जो भी लाभ होता है, जो भी हानि होती है, वो व्यवसाय की होती है, बिजनेस की होती है, वो स्वामी की नहीं होती है। इसीलिए जब व्यवसाय के स्वामी को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है तो वह इंटरेस्ट व्यवसाय के लिए हानि होती है, इससे व्यवसाय के स्वामी की पूंजी बढ़ती है, लेकिन यह बिजनेस के लिए एक एक्सपेंसिव माना जाता है। और व्यवसाय के स्वामी के द्वारा जब अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय में से कैश या माल निकाला जाता है, तो वह व्यवसायिक खर्चा न मानते हुए व्यवसाय के स्वामी का निजी खर्चा माना जाता है और उसे ड्राइंग में दिखाया जाता है। ड्राइंग से व्यवसाय के स्वामी की पूंजी कम होती है और इस अवधारणा के अनुसार ही व्यवसाय के जो स्वामी के निजी, मान लो उसके पास कोई कैश है, कोई बैंक बैलेंस है, उसकी कोई बिल्डिंग है, उसकी कोई कार है, उसकी हमारे बिजनेस के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं दिखाई जाती, ना ही उसका कोई लेखा जोखा हमारे बिजनेस में किया जाता है। इस कंसेप्ट के अनुसार आपको पता चल गया है कि व्यवसाय का स्वामी और व्यवसाय दो अलग अलग माने जाते हैं। अब है हमारी मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में केवल उन्हीं एंट्रीज को, उन्हीं व्यवसायिक लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। जैसे हमने 10,000 रुपये की सेल्स की, तो हम उसे लिख सकते हैं कि 10,000 की सेल्स की। हमने मान लो 50,000 का माल खरीदा है, तो 50,000 की परचेज की है। व्यवसाय में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम मुद्रा के रूप में, मनी के रूप में मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर से उनका आपस में झगड़ा हो जाता है, उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में लॉस होगा। लेकिन हम इसको यह नहीं दिखा सकते कि यह कितने रुपए का लॉस हुआ है। इसके बाद है, मान लो कोई कर्मचारी हैं, स्ट्राइक के ऊपर चले जाते हैं, बीच हमारा बिजनेस काम रुक जाता है, क्या होगा, बिजनेस को लॉस होगा। लेकिन हम यह नहीं दिखा सकते कि बिजनेस में कितने रुपए का लॉस हुआ है। इसी प्रकार मान लो व्यवसाय के अंदर एक प्लॉट है जो 20 लाख रुपए का है, ठीक है, और अगर जो हम उसको यह नहीं दिखा सकते कि यह 200 गज का एक प्लॉट है, उसको हमें मुद्रा के रूप में ही व्यक्त करके दिखाना पड़ेगा कि यह हमारा 20 लाख रुपए का है, न कि हम उसको ऐसे लिखाएंगे कि ये हमारा 200 गज का एक प्लॉट है। लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जा सकता है जिन्हें हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी, यह वस्तु हमारी इतने रुपए की है, यह इतने रुपए का हमने खर्च किया है। सभी मुद्रा के रूप में लेन देन होता है। इसके बाद है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, लेखा अवधि की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार इससे आशय यह है कि व्यवसाय के जो खाते हैं वो किस अवधि के बनाए जाएंगे। जैसे कि 1 साल के खाते 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, उस दौरान जो भी हमने रिवेन्यू प्राप्त किया है, जो भी हमने खर्चे किए हैं, जो भी हमने माल तथा सेवाओं की प्राप्ति के लिए जो खर्च किया है, और जो हमें माल सेवाओं से, हमें ब्याज से जो भी आय प्राप्त होती है, आगम प्राप्ति होती है, रिवेन्यू प्राप्ति होती है, वो हम दिखाते हैं और हमारे 1 वर्ष की लाभ हानि तथा वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। वास्तव में अगर जो हम किसी भी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति हमें 1 वर्ष के दौरान उसके लाभ हानि से पता चलता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता है। अगर हम यह कहें कि जब व्यवसाय बंद होता है उस समय सही उसकी जानकारी होती है कि यह संपत्ति कितने रुपए की बिकी है, यह संपत्ति, यह जो स्टॉक है वो कितने रुपए का बिका है। लेकिन हम व्यवसाय को निरंतर यह मानते हैं कि व्यवसाय निरंतर चलता रहता है, और निरंतर चलता रहता है तो एक लंबे समय के अकाउंट्स भी हम नहीं बना सकते। वो अकाउंट्स जो हम बनाते हैं, जो अकाउंटिंग हम लंबे समय के लिए करते हैं,
वो किसी भी हमारी बाह्य जो पक्षकार होते हैं, आउटसाइडर पार्टी है, जैसे क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर्स हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म्स लोन देते हैं, सभी के लिए यूजलेस कहलाती है। इसलिए लेखांकन की इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन में लेखे एक निश्चित अवधि के दौरान किए जाते हैं। अब इसके बाद है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट में जो संपत्ति क्या होता है कि जो भी हम अपने व्यवसाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो भी हम संपत्तियां दिखाते हैं वो हमारी लागत मूल्य के आधार पर दिखाई जाती है, न कि बाजार मूल्य के आधार पर। लागत मूल्य क्या होता है, जैसे हमने कोई बिल्डिंग 20 लाख रुपए की खरीदी है, यह हमारा लागत मूल्य है। अब हम उसको अपनी पुस्तकों में 20 लाख रुपए से ही उसकी एंट्री दिखाएंगे। मान लो अगले वर्ष उसी बिल्डिंग की वैल्यू 50 लाख रुपए हो जाती है, तो बाजार में उसका मूल्य 50 लाख है, लेकिन हम अपनी पुस्तकों में कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लागत मूल्य पर ही दिखाएंगे, जो कि हमारी लागत मूल्य 20 लाख रुपए है। और इसके अंदर जो हमारे वर्ष के दौरान डेप्रिसिएशन लगाते हैं उसको घटाते हुए हम उस संपत्ति का मूल्य दिखाएंगे। अब डेप्रिसिएशन क्या होगा ये इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको छोटे शब्दों में बता देता हूँ कि संपत्ति को यूज़ करने से उसमें जो गिरावट आती है, उसके मूल्य में जो कमी आती है, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। इसके बाद अब हमारा ड्यूल एसेट कंसेप्ट यानी कि द्विपहलू अवधारणा। इसके अनुसार व्यवसाय में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती हैं, जो भी लेन देन हम करते हैं, उनसे दो खाते प्रभावित होते हैं। जैसे मान लो हमने माल परचेज कर लिया तो क्या होगा, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा और हमारा कैश कम हो जाएगा। मान लो अगर जब हमने उधार माल क्रय किया है तो हमारा माल जो हमारा स्टॉक है वो बढ़ जाता है, लेकिन हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, दो खातों पर इसका प्रभाव होता है। इसी प्रकार मान लो हमने कोई सेल्स की है, सेल्स करने से या हमने कोई खर्चा किया है, मान लो हमने कोई सैलरीज दी है, तो क्या होगा, इस दो खातों पर प्रभाव कैसे पड़ेगा। एक हमारा कैश कम हो जाएगा, दूसरी जो सैलरी हमने वेतन दिया है कर्मचारियों का वो हम खर्चे के रूप में हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है। अब हमारा रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, आगम निर्धारण की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार जो भी हमारे रिवेन्यू होते हैं उन्हें हमें यह देख करना होता है कि यह एक निश्चित पीरियड का, एक लेखांकन अवधि के जो भी आगम होते हैं, रिवेन्यू होते हैं, उनको लिखा जाता है और उस अवधि से संबंधित सभी खर्चे लिखे जाते हैं। आगम जो रिवेन्यू होता है वो वस्तुओं तथा सेवाओं के बदले हमें जो भुगतान प्राप्त होता है वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है। और उस रिवेन्यू को प्राप्त करने के लिए जो हम खर्चे करते हैं एक लेखा अवधि में, उनको लिखा जाता है। अब जैसे मान लो हमने कोई सेल्स की है तो उस सेल्स को हम क्या करेंगे, चाहे उसके बारे में उसकी हमें कैश राशि बाद में प्राप्त होती है, लेकिन जिस अवधि में हमने वो सेल्स कर ली हैं उस अवधि के ही हमें खर्चे दिखाने होंगे। उस यह माना जाता है कि वह उस अवधि में हमें प्राप्त हो गए हैं। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मैचिंग कंसेप्ट, मिलान की अवधारणा। मैचिंग कंसेप्ट इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो भी हमने खर्चे और जो भी आय हमने की है एक निश्चित अवधि के दौरान, उन सभी आय को और व्यय को हम अपने लाभ हानि खाते में लिखते हैं और फिर हमारी लाभ हानि निकालते हैं। इसके बाद है 11th पॉइंट हमारा ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ये क्या होती है, ये है निरपेक्षता की अवधारणा। निरपेक्षता से अभिप्राय ऐसा है, जब हम लेखांकन करते हैं, निरपेक्षता की अवधारणा
जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें किसी भी व्यक्ति का पक्षपात नहीं होना चाहिए। जैसे प्रबंधक है, मैनेजर्स हैं, जो हमारे अकाउंटेंट हैं, उनका किसी का भी पक्षपात यानी कि ये है, दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि उनके द्वारा कोई भी छल कपट या धोखाधड़ी न की जाए। उसके लिए जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे वाउचर हैं, वो हमारे जांच करने योग्य होने चाहिए, जिससे हम ये जांच कर सकते हैं। मान लो हमने सेल्स की 50,000 रुपये की, तो हम अपने इनवॉइस से यह देख सकते हैं कि हमने 50,000 रुपये की सेल्स की है ये, और हमने मान लो कोई परचेज की है या कोई हमने कैश रिसिप्ट की दी है, तो हमें ये पता चल जाता है कि हमें ये कैश इतने रुपए की हमने पेमेंट की है। तो इन सभी के लिए जो वाउचर होते हैं उसके आधार पर हमें लेखांकन करना चाहिए। बिना इनके हमें कोई भी लेखांकन नहीं करना चाहिए। इससे हम अपने व्यवसाय में धोखाधड़ी, छल कपट से बचाव हो सकता है। इस अवधारणा से यही निर्णय निकलता है कि जो हमारी व्यवसाय में हम खाते बनाते हैं वो निरपेक्षता, उनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि कोई भी मैनेजर है या कोई अकाउंटेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे व्यवसाय में नुकसान न हो सके। ठीक है, अब हमारे आते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। जो हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, लेखांकन परिपाटियाँ क्या होती है? ये ऐसी प्रणाली, ऐसी परंपरा होती है जो सभी लेखापालक के द्वारा मान्य होती है, जो सभी इनको मानते हैं। ये कौन सी होती हैं? नंबर 1 है कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स, पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी। इससे आशय है कि व्यवसाय में जो भी लेन देन गतिविधियाँ होती हैं उनका पूर्ण प्रकटीकरण होना चाहिए, अर्थात सभी को दिखाना होता है। ये नहीं कि कुछ छुपाव कर लिया जाता था जिससे हमारे जो अकाउंट्स हैं उनमें छल कपट हो जाता है। इसमें सभी जो लेन देन होता है उन्हें पूर्ण रूप से दिखाने की परिपाटी होती है, कन्वेंशंस होती हैं। जैसे मान लो व्यवसाय का कोई झगड़ा चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट के अंदर, मान लो उसके अंदर हमें 10 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, तो इसे कंटीजेंट लायबिलिटीज के हेडिंग के अंदर हमें अपनी बैलेंस शीट से बाहर दिखाना चाहिए। अब है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, सारता की परिपाटी। इस सिद्धांत के इस परिपाटी के अनुसार ऐसी कोई भी लेन देन है जिनका व्यवसाय में कोई सार नहीं होता, उनका हम लेखा व्यवसाय में नहीं करते। जैसे हमारे बचे हुए कोई पेंसिल, इरेजर, कोई स्टेशनरी है, इनको हमें अपने बिजनेस के अकाउंटिंग में नहीं दिखाना होता है। इनसे क्या होता है, ऐसे मदों को दिखाने से हमारे जो अकाउंटिंग है वो डिफ़िकल्ट होती है, इसलिए ऐसी कोई भी लेन देन को हमको नहीं दिखाएंगे। अब इसके बाद है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, सतर्कता की परिपाटी। इससे आशय यह है कि हमें अपने बिजनेस में लाभों को छोड़ देना चाहिए, और जो हानि है, मान लो हमें संभावित हानि, हमें लगता है कि यह हमें हानि हो सकती है, तो उसके लिए हमें एक फंड के रूप में अपना रखना चाहिए, ताकि उसे आगे भविष्य में कवर किया जा सकता है। मान लो हमें लगता है कि भविष्य में हमें 2 लाख का लाभ होगा, तो उसे हमें अपना लाभ नहीं मानना चाहिए, उसे लाभ उसी समय मानना चाहिए जब वह लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। आज हमने अपना ये 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर लिया है, आप इसको रीड करना। अगर मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।